चलें जी, वापस कंटिन्यू करें। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रा पॉइंट आउट मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि नोट्स बन ही रहे हैं। तो ये जो मैंने चीज़ यहाँ पे लिखी है ना, ये आप अपने पास काइंडली नोट डाउन कर लें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगी आगे F2 लेवल पे भी, और इवन फर्दर पेपर्स में भी। मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखें यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सपेंस डिक्रीजेस प्रॉफिट एंड डिक्रीजेस कैपिटल। देखें, अब इसको लॉजिकली समझें। एक खर्चा है, खर्चा क्या करता है, प्रॉफिट को डिक्रीज करता है ना, राइट। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्रॉफिट इसकी वजह से मुनाफा जो है डिक्रीज होता है कोई खर्चे की वजह से। ठीक है, और अगर प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, अगर प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कैपिटल भी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट अगर ज़्यादा हो तो कैपिटल ज़्यादा होता है ना। तो अगर प्रॉफिट डिक्रीज हो तो कैपिटल अकाउंट भी डिक्रीज होता है, माइनस साइड पे। ठीक है, और अगर कोई इनकम है, अगर कोई इनकम है तो ये प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर ये प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी तो कैपिटल भी इससे इंक्रीज होगा, क्योंकि एनीथिंग विच इंक्रीजेस प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल। बिकॉज इसकी रीज़न ये है कि देखें, प्रॉफिट जो है वो इसकी प्लस साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो ये भी अपने पास आप नोट कर लें जी जहाँ भी सर। आप नोट्स बना रहे हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन पे जी चलते हैं, ठीक है। जी सर, बस लिख लिया मैंने। ओके, लिख लें आप। जी, ओके सर। ओके, लिख लिया आपने। जी सर। चलें, ठीक है। ओके, अब देखते हैं आगे, 1.1 करते हैं। ठीक है, बिजनेस रिसीव्स एन अकाउंटेंट्स बिल फॉर 500। ठीक है, मतलब कि उसको हो सकता है अकाउंटेंसी की कोई फीस चार्ज हुई हो, तो उसने $500 अकाउंटेंट ने बिल बना दिया उसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली शोज which of the following statement correctly shows the effect upon the accounting equation for business assuming the bill is unpaid, मतलब किसी किस्म का कैश अभी बाहर नहीं गया। सही है, ठीक है। तो एसेट तो डिक्रीज हो नहीं सकते, सिंपल सी बात है। सही है। अब होगा क्या कि अभी अकाउंटेंट का सिर्फ इसको बिल मिला है, इसका मतलब ये पेमेंट डिले किए जा रहे हैं, इसीलिए तो बिल आया है इसको। पेमेंट अभी नहीं की इसने, क्योंकि अगर ये डिले ना कर रहा होता तो पेमेंट उसी टाइम हो जाती, राइट। तो इसकी एंट्री कुछ ऐसे बनी होगी कि डेबिट एक्सपेंस हुआ होगा, क्योंकि खर्चा तो ये है ना सीधा सीधा, राइट। और अभी किसी किस्म का कैश पे नहीं हुआ, तो हो सकता है हमने एग्रीमेंट किया हो कि हम तुम्हें 10 दिन बाद पेमेंट करेंगे या 15 दिन बाद, तो पेबल क्रेडिट हुआ होगा, लाइबिलिटी बनी होगी, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं क्लियरली कि एक साइड पे तो लाइबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और दूसरी साइड पे अभी मैंने आपको ये प्रिंसिपल इसीलिए करवाया है इस सवाल करने से पहले, एक्सपेंस से क्या होता है, प्रॉफिट डिक्रीज होता है, और प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है तो कैपिटल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो इसकी वजह से कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। सही है, ये इसका मतलब है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, कैपिटल डिक्रीजेस लाइबिलिटी इंक्रीज। यस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सही है। तो ये ट्रीटमेंट आपने याद रखना है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, और इससे आपके काफ़ी सवाल खुद ही से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी लिंक जी हुआ हुआ सर। है, हर चीज़ से लिंक है ये। ठीक। बिल्कुल। ओके, अब 1.11 करते हैं, नेक्स्ट वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग अ डेबिट एंट्री इज करेक्ट। इट रिकॉर्ड्स अ डिक्रीज इन एसेट, यहाँ पे डेबिट एंट्री की बात करें तो क्या एसेट को जब हम रिड्यूस करते हैं तो डेबिट पे होता है, क्रेडिट पे होता है, ये तो क्रेडिट पे होता है, राइट। आपने ग्रुप 1 वाली चीज़ें पढ़ी हुई हैं पहले, डे 1 वाले लेक्चर में भी देखी हैं। सही है। इट रिकॉर्ड्स अ बिजनेस एक्सपेंस, यस बिल्कुल, क्योंकि एक्सपेंस जब हम रिकॉर्ड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो डेबिट साइड पे जो होता है। सही है। इट रिकॉर्ड्स अ सेल, ये तो क्रेडिट साइड पे होती है, सेल तो हमेशा क्रेडिट पे होती है। इट रिकॉर्ड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये भी क्रेडिट पे होती है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें क्रेडिट पे हो रही हैं, सिर्फ इंक्रीज इन एक्सपेंस जो है वो डेबिट साइड पे हो रहा है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बी। ठीक है जी, सही है। गॉट इट सर जी। ओके, 1.12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग क्रेडिट एंट्री इज करेक्ट। अब ये देखते हैं, क्रेडिट एंट्रीज रिकॉर्ड डिक्रीज इन कैपिटल और लाइबिलिटी। इनका डिक्रीज तो डेबिट पे रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट पे तो नहीं होता। सही है। क्रेडिट एंट्रीज रिकॉर्ड इंक्रीज इन एसेट, नहीं, इंक्रीज इन एसेट भी डेबिट पे होते हैं। सही है। क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड इंक्रीज इन प्रॉफिट, यस ये सही मुझे लग रहा है। और डी अगर आप देखें, इंक्रीज इन एक्सपेंस भी डेबिट पे होता है, क्रेडिट नहीं होता ये। ठीक है, देखें प्रॉफिट का इंक्रीज का मतलब है, आपने जो फर्स्ट लेक्चर देखा था उसमें मैंने ग्रुप 2 में 3 आइटम्स लिखी थी, इनकम, लाइबिलिटीज और सेल्स।
किसी भी किस्म की। ठीक है, तो इनकम में प्रॉफिट भी तो शामिल हो जाता है ना, मुनाफा जो होता है वो भी इनकम ही होती है हमारी। सही है, तो इसीलिए इनकम का इंक्रीज होना क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है। सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, जी सर। ठीक है। अब 1.13 देखते हैं, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिकॉर्ड्स द रीपेमेंट ऑफ अ लोन ऑफ 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ 500। अब यहाँ पे दो चीज़ें। एक तो हम, आपको पता है जब भी हम लोन लेते हैं तो एक तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करनी पड़ती है। प्रिंसिपल का मतलब, लेट से मैंने 1 लाख का लोन लिया, तो मुझे 1 लाख तो वापस करना ही करना पड़ेगा। साथ में मैंने जो फैसिलिटी ली है उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उस लोन पे। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे मतलब है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि रीपेमेंट ऑफ लोन की आप एंट्री बताएं। सही है, अब इससे ये होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एसेट्स 10,500। अच्छा, एसेट -10,500 और कैपिटल -10,500। कैपिटल तो यहाँ आ ही नहीं रहा, कैपिटल की तो बात ही नहीं हो रही। सही है, इसमें देखें क्या हो रहा है, रीपेमेंट हम करें ना, मतलब वापस हम करें, तो कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है दोनों केस में। ठीक है, लाइबिलिटी हमारी खत्म हो रही है, इसकी डबल एंट्री में बना रहा हूँ। लाइबिलिटी हमारी खत्म हो रही है और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हमारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, 10,000 की यहाँ लाइबिलिटी है, 500 के यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो नेट कैश हमारे कितना जाएगा पॉकेट से, 10,500। ठीक है, ये इसमें यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब मुझे सही इसकी वैसे लग रही है, सही एंट्री ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि एसेट -10,500 का क्या मतलब है कि कैश कितने से माइनस हो रहे हैं, 10,500 से, क्योंकि कैश एसेट ही है ना हमारा। सही है, लाइबिलिटीज कितने से कम हो रही है, 10,000 से, क्योंकि हमने रीपे कर रहे हैं ना, इसको खत्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब लाइबिलिटी हम फिनिश ऑफ कर रहे हैं। और एक्सपेंसेस कितने से बढ़ रहे हैं, 500 से। ठीक है, क्योंकि इसीलिए डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने किया है। इंटरेस्ट अलग से रिकॉर्ड होता है और लोन जो है उसकी लाइबिलिटी अलग से रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सही है। जी सर। जो ओके इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो आप याद रखें, कभी भी उसको लाइबिलिटी में नहीं लाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट एक अलग से खर्चा होता है, वो लाइबिलिटी का पार्ट नहीं होता। सर। ठीक है, एक्सपेंस होते हैं जी सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, अब ये देखते हैं व्हाट इज ट्रेड रिसीबल। अब पर्सन ओइंग मनी टू द बिजनेस इन रिटर्न ऑफ गुड्स सप्लाइड, यस हो सकता है ये, क्योंकि रिसीबल यही होता है जब हम सेल करते हैं किसी कस्टमर को क्रेडिट पे, तो वो जो हमें पेमेंट का इंतजार हम उससे करते हैं, वो उसको हम रिसीबल कहते हैं। अ पर्सन टू होम बिजनेस ओज मनी, ये तो पेएबल होता है, रिसीबल तो नहीं है। सही है, अ पर्सन टू होम द बिजनेस ओज मनी विच वाज लेंट टू फाइनेंस, नहीं ये भी पेएबल है। ठीक है, अ पर्सन हु हैज परचेज्ड गुड फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, तो आई थिंक ये हो सकता है ऑप्शन डी। ए और डी को एक नजर देख लेते हैं। पर्सन ओइंग मनी टू बिजनेस इन रिटर्न फॉर गुड्स सप्लाइड, और पर्सन हु हैज परचेज्ड गुड फ्रॉम द बिजनेस। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो पेमेंट की बात हो रही है ना, मनी की बात हो रही है, वो ऑप्शन ए में आ रही है, क्योंकि ऑप्शन डी में कोई मनी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, कोई कैश पेमेंट की बात नहीं हो, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कोई गुड्स परचेज किए हैं उसने। अब हमें क्या पता उसने कैश में जी पे सर की कि बाद में की हो। जी सर, अस्पार्ट कैश हो गई। जी जी एग्जैक्टली, ठीक है। तो ऑप्शन ए मुझे लग रहा है यहाँ पे करेक्ट है, कि जो बिजनेस ओइंग हमें करता है, जो पर्सन ओ करता है हमें, उसको हम कहते हैं रिसीवर। जी सर। ठीक है, अच्छा इसके हवाले से भी मैं आपको देखें, जो भी हम सवाल करें एक तरह से फ़ायदा ही हो रहा है, साथ साथ हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो क्लियर हो रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले आपने हो सकता है सुना हो इसको, बट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आप नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमारे पास दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, पहले होते हैं कैपिटल एक्सपेंस, और दूसरे टाइप के हमारे पास होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, अब दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, दो तीन फीचर्स इसके अंदर हैं और दो तीन फीचर उसके अंदर है। कैपिटल एक्सपेंस में हमेशा याद रखें कि लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। ठीक है, लंबे नेचर के। इसकी एग्जांपल है, जैसे आपने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा। ठीक है, कोई लीगल फी है, वो बहुत बड़ी अमाउंट है इसकी, वो दी। सही है, और दूसरी इसकी खासियत ये है, तीसरी इसकी खासियत ये है कि लॉन्ग टर्म नेचर का तो ये होता ही होता है। इसके अलावा हम इसको ये भी कह सकते हैं कि used as an increase in life of asset।
ठीक है, ये एक तरह से इसकी आप एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। किसी भी एसेट की लाइफ हमने इंक्रीज करनी हो ना, वो भी हम कैपिटल एक्सपेंस में शुमार करते हैं। अब इससे लाइफ इंक्रीज करने से क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझे हम एक बिल्डिंग है 2 फ्लोर्स की फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उसमें हम तीसरा फ्लोर डालने का सोच रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा खर्चा है ना। इसके लिए ईंटें चाहिए होंगी, सीमेंट चाहिए होगा, रेत चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगी, रिसोर्सेज चाहिए होंगी, बिजली चाहिए होगी, लाइट चाहिए होगी, राइट। सारी चीज़ें चाहिए होंगी, तो एक बहुत ओवरऑल मिल मिला के बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंस है। और थर्ड फ्लोर डालना भी आप देखें, थर्ड फ्लोर हम डाल रहे हैं, हो सकता है हमारे फायदे के लिए, वो हो सकता है थर्ड फ्लोर डाल के हम किसी और कंपनी के ऊपर ले आए इस पे, और वो हमें हर मंथ रेंट दे रही है उसकी 50,000, 60,000, 80,000। ठीक है, तो ये कैपिटल एक्सपेंस ही तो है, क्योंकि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट है जिसके 2 फ्लोर्स हैं एक बिल्डिंग के, उसको हम नई जिंदगी दे रहे हैं, एक दूसरा फ्लोर उसको दे रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से हमारी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो ये कैपिटल एक्सपेंस की एग्जांपल है। अब रेवेन्यू एक्सपेंस पे आते हैं। इसकी पहली खासियत ये है कि ये शॉर्ट टर्म है। रेवेन्यू एक्सपेंस शॉर्ट टर्म है, ऐसा एक्सपेंस जो बार बार इनकर होता है, जिसको हम कहते हैं रिकरिंग। रिकरिंग नेचर का होता है, या आप कह सकते हैं अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार होने वाला एक्सपेंस। ठीक है, जैसे कि इसकी परफेक्ट एग्जांपल है डे टू डे एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे कि हम खाना रोज खाते हैं, राइट, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई विंडो टूट जाए, दरवाजा टूट जाए, बड़े बिजनेसेस में होता रहता है, हर घंटे होता रहता है, मैंने खुद देखा है ये। बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ हमेशा टूटता रहता है। ठीक है, चाहे विंडोज हो, चाहे दरवाजा हो, चाहे कोई चीज़ हो, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी वहाँ पे वर्कफोर्स काम कर रही होती है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी रिपेयर्स या फिर फिटिंग्स जो हैं, रिपेयर्स या फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ये हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शुमार करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखें रेवेन्यू एक्सपेंस शॉर्ट टर्म है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंस लॉन्ग टर्म है। जो लॉन्ग टर्म में एक ही दफ़ा हो, जैसे नया नॉन करंट एसेट परचेज करना, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट को नई लाइफ देना। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस? जी सर क्लियर है। ओके, सही है। तो इसका मतलब 1.15 देखते हैं कि इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, आइडेंटिफाई करते हैं। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट टू कस्टमर्स। ठीक है, मतलब कि जो गुड्स इन ट्रांजिट, इसका ये मतलब है कि जो गुड्स हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए, उस पर हम इंश्योरेंस दे रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी पहले पढ़ लेते हैं फिर हम देखते हैं। इम्पोर्ट ड्यूटीज चार्ज ऑन न्यू नॉन करंट एसेट फॉर द बिजनेस। अभी हमने नॉन करंट एसेट वाला टॉपिक पढ़ा नहीं है, और वो एसेट पार्ट भी नहीं है इसका, FA1 का, ज़्यादा लेवल पे। ठीक है, तो ये जो है ना बेसिकली ये कैपिटल एक्सपेंस है, क्योंकि ये जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं, समझें आप एक 50,000 का फ़ोन मंगाते हैं बाहर से, और उस पर PTA जो है वो टैक्स लगा देता है। ठीक है, लेट से उस पर टैक्स लगता है, आजकल तो बहुत ज़्यादा है, लेट से उस पर 30,000 का टैक्स लगता है। 50,000 का फ़ोन है, 30,000 का टैक्स है। तो आप किसी को बताएंगे फ़ोन कितने का लिया, तो आप ये कहेंगे ना 80,000 का लिया, 50 का तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जो टैक्स आपने पे किया वो भी उसी एसेट का पार्ट है। अगर आप टैक्स पे ना करते तो वो फ़ोन ऑन ना होता, उसमें सिम ना डलती, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें हमने इसमें देखनी होती हैं। तो ये तो कैपिटल एक्सपेंस है, सेकंड वाला रेवेन्यू नहीं है ये, क्योंकि जो इम्पोर्ट ड्यूटी होंगी वो भी एसेट के ऊपर ही हम चार्ज करेंगे, ये अलग से एक्सपेंस आउट हम नहीं करेंगे। जी सही है। फिर सर जी सर जी डिलीवरी सर। एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू नॉन करंट एसेट। ठीक है, आपने कोई बाहर से चाइना से एक नई मशीन मंगाई है, और आप अपने पाकिस्तान में फैक्ट्री में लगाना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट, डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे। वो भी नॉन करंट एसेट का पार्ट होंगे ना। वो रोज रोज तो नहीं आप मंगाएंगे एसेट, रिकरिंग एक्सपेंस तो नहीं है ना वो, तो रेवेन्यू तो ना हुआ ये, कैपिटल एक्सपेंस हुआ। सही है, ये भी नहीं है इसका। न्यू डिलीवरी वैन, आपने वैन परचेज कर लिया 30-35 लाख की, तो ये तो वन टाइम एक्सपेंस है, लॉन्ग टर्म नेचर का, ये भी कैपिटल है। ठीक है, तो ओनली हमारे पास एक चीज़ बची है, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, आपने देखा होगा अगर आप कोई पार्सल वगैरह बुक करवाते हैं TCS या किसी भी चीज़ से, वो आपसे स्पेसिफिकली पूछते हैं इंश्योरेंस तो नहीं है इसकी, कोई इंश्योरेंस तो नहीं करानी, महंगा सामान तो नहीं है। ठीक है, तो ये उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। अब वो तो कस्टमर्स रोज की बेस पे, हज़ारों बेसिस पे आते होंगे ना, तो वो तो डे टू डे एक्सपेंस है, रोज के रोज बेसिस पे हो रहा है, हर घंटे हो रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसके करेक्ट है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म एक्सपेंस है, रिकरिंग नेचर का। ओके, सही है। जी सर। ठीक है, जी अच्छा हम कोशिश करते हैं इसको क्वेश्चन 1.20 तक करें।
ठीक है। और रिमेनिंग फिर आप इंशाल्लाह ट्राई करें, कोई इशू होता है फिर आप मुझे बताएं। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन डबल एंट्री के ही हैं इसके अंदर। अब 1.16 देखते हैं। बिजनेस बाय द मशीन फॉर 500 कैश एंड पेज मशीनरी इंश्योरेंस ऑफ $50 कैश। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट डबल एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन। अब ये भी बेसिकली उसी की ही बात करें जो अभी हमने चीज़ पढ़ी है। ठीक है, अब देखें मशीन है $500 की है। ये तो एक अलग से चीज़ है ना, एक अलग से खर्चा है। लेकिन इसकी जो इंश्योरेंस है, अब इंश्योरेंस आपको पता है लाइफ टाइम तो नहीं होती है ऑब्वियसली। बहुत कम कंपनीज हैं जो लाइफ टाइम देती हैं, और उसके ऊपर चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, मंथली इंश्योरेंस करवाती हैं, ईयरली करवाती हैं। हर साल इंश्योरेंस भरना पड़ता है हमें, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो ये जो $50 हमने अलग से कैश का दिया है, कैश में दिया है, ये हम हर महीने या हर साल करवा रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मशीन तो वन टाइम एक्सपेंस है, ये तो मैं एक दफ़ा ही इनकर करेंगे। लेकिन ये इंश्योरेंस बार बार इनकर होने वाला एक्सपेंस है, बार बार इनकर होएगा ये। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंस है। तो कैपिटल एक्सपेंस की अलग से एंट्री होएगी, मशीनरी हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे, और इंश्योरेंस के एक्सपेंस को अलग से रिकॉर्ड करेंगे। अगर फर्ज करें कि ये भी कैपिटल होता, इंश्योरेंस उसने लाइफ टाइम की दी होती, ये भी कैपिटल होता, मशीन का पार्ट होता, तो हम इसकी अलग से एंट्री ना बनाते। हम डायरेक्ट एंट्री ही डेबिट मशीनरी 550 से करते। ठीक है, नॉट विद 500 550। लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसका मतलब इसकी हमें अलग से एंट्री बनानी पड़ेगी। ओके, तो इसका मतलब इसकी सही वाली एंट्री मुझे ऑप्शन सी लग रही है। डेबिट मशीन 500, डेबिट इंश्योरेंस 50, और क्रेडिट कैश 550, क्योंकि कैश हम इकट्ठा ही एक दफ़ा देंगे। ओके, सही है जी, क्लियर है ये? जी सर क्लियर। ओके, सर 1 पॉइंट। ये जी मशीन मशीन परचेज करना ये तो एसेट में नहीं आता। जी, एग्जैक्टली एसेट ही है। जो एसेट की हम एंट्री बनाते हैं यही होती है ना, डेबिट मशीन क्रेडिट कैश। हाँ सर वही सही तो है, डेबिट के साथ तो इंक्रीज मतलब इंक्रीज होती है, लेकिन आपने एक्सपेंस का कहा डेबिट एक्सपेंस है, लेकिन आई थिंक ये एसेट का आता है देखें, मशीन बाय एसेट करना। बिल्कुल एसेट तो ये है, लेकिन एसेट को भी हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट पे करते हैं ना। डेबिट नॉन करेंट जी एसेट सर करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी मशीनरी डेबिट जी हुई हुई है, सर। आप देखें। ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस का जस्ट मैंने बताया कि ये अलग से एक एक्सपेंस है, ये छोटा मोटा खर्चा है जो साथ साथ रिकॉर्ड होता रहेगा। ठीक है, तो जी सर मशीन भी बिल्कुल। इंक्रीज पे डेबिट होती है, इंश्योरेंस भी इंक्रीज पे डेबिट होती है। जी ठीक सर है, तो ठीक ये इसकी एंट्री है यहाँ पे। ओके, है। जी ओके अच्छा सर। 1.17 करते हैं ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इसमें से कौन सी करेक्ट है। सेल इनवॉइसेज आर रिकॉर्डेड इन द सेल रिटर्न डे बुक एंड आर समराइज्ड एंड पोस्टेड टू द रिसीवेबल लेजर। ठीक है, देखें यहाँ पे ये सही तरह यहाँ पे चीज़ शो नहीं कर रहा। देखें, सेल इनवॉइस तो सेल डे बुक में रिकॉर्ड होनी चाहिए, रिटर्न में वो क्यों रिकॉर्ड होंगी, तो ये तो गलत है। ठीक है, यहाँ पे इसने इसमें गलती कर दी है। अब परचेज इनवॉइसेज आर रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक, बिल्कुल सही है। एंड समराइज्ड एंड पोस्टेड टू द पेबल लेजर, यस, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, पहले सी और डी भी पढ़ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। कैश रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड पोस्टेड टू द जर्नल। जर्नल में तो नहीं पोस्ट होता ये तो कैश किटी अकाउंट में जाता है, क्योंकि कैश बुक एक अलग बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, जर्नल एक अलग बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। मैंने आपको शायद बताया था डे वन पे कि जर्नल में वो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं जो ना सेल हो, ना सेल रिटर्न हो, ना परचेज हो, ना परचेज रिटर्न हो। बेसिकली जो पिछली 6 डे बुक्स में चीज़ नहीं आती वो जर्नल में रिकॉर्ड होती है, जैसे नॉन करंट एसेट परचेज करना, उसकी डेप्रिसिएशन लगाना। सही है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। और एडजस्टमेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड समराइज। नहीं, एडजस्टमेंट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, एडजस्टमेंट का रिकॉर्ड होती है जर्नल के अंदर। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जो चीज़ें अ, और चीज़ों में रिकॉर्ड नहीं होती वो जर्नल में रिकॉर्ड होती है। ओके, तो पीछे हमारे पास स्टेटमेंट सिर्फ जो सही बची है वो ऑप्शन बी है। तो ये तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जी ठीक है जी, क्लियर है। ओके, सर ओके। अब 1.18 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइम रिकॉर्ड ओरिजिनेटिंग आउटसाइड द बिजनेस। तो ये कल जैसे ही सवाल है जैसे हमने कल किया था। ठीक है, कैश बुक तो हम अपनी बनाते हैं। ठीक है, सेल डे बुक भी हम अपनी बनाते हैं, परचेज डे बुक भी हम अपनी बनाते हैं, बाहर से तो नहीं आती। राइट, सिर्फ एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो बाहर से आती है, उसको क्या कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट।
क्योंकि वो हम खुद नहीं बनाते, वो हमें बाहर से दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसके अंदर करेक्ट है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर है चीज़ें, कोई इशू तो नहीं है? जी सर, क्लियर। ओके, अब 19 करते हैं, क्वेश्चन 19। वाई कंपनी कीप्स अ रिसीवेबल लेजर कंट्रोल, ये कंट्रोल अकाउंट का सवाल है, इसको अभी छोड़ दें, इसमें डिस्काउंट भी है और कंट्रोल अकाउंट की भी चीज़ें हैं। आई डोंट नो इसने यहाँ क्यों डाल दिया, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट का एक पूरा टॉपिक है यहाँ पे। सही है, अब ये देखते हैं 1.2, 1.20। इन रिसीवेबल लेजर ऑफ एक्स कंपनी द अकाउंट ऑफ वाई कंपनी हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5,000। ठीक है, अब गौर से देखें यहाँ क्या हो रहा है। एक्स कंपनी के रिसीवेबल लेजर में वाई कंपनी का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, वैसे तो वाई कंपनी कस्टमर है ना एक्स कंपनी की, इसीलिए रिसीवेबल है। ठीक है, तो रिसीवेबल का तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रेडिट क्यों आ रहा है बैलेंस? अब देखें, बेसिकली हुआ ये है कि ये एक टी अकाउंट है और यहाँ पे 5,000 का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे आ रहा है। तो ये हमें शो कर रहा है कि कोई भी ऐसा बैलेंस जो क्रेडिट साइड पे खोला जाए, वो या तो लाइबिलिटी होता है या किसी किस्म का उधार होता है, कि हमने किसी को पैसे देने हैं। राइट, ये बात तो आप समझ जाएंगे, आगे भी आप करेंगे डबल एंट्री की प्रैक्टिस, कि जो भी क्रेडिट पे आता है बैलेंस, अगर वो सेल या इनकम ना हो, उसका ये मतलब है कोई उधार है, लाइबिलिटी है, क्योंकि लाइबिलिटी का भी ओपनिंग क्रेडिट पे आता है। सही है, अब देखें, वाई कंपनी हैज सेंट इनवॉइस ऑफ 5,000, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। वाई कंपनी हैज सप्लाइड गुड टू एक्स कंपनी, वाई कंपनी हैज सप्लाइड गुड्स टू एक्स कंपनी एंड दीज हैव बीन करेक्टली कोडेड बाय एक्स कंपनी, नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि अगर करेक्टली कोडेड होता तो वाई कंपनी का रिसीवेबल होता है ये। ठीक है, आई मीन एक्स कंपनी का रिसीवेबल होता। तो वाई कंपनी हैज पेड एक्स कंपनी 5,000 ट्वाइस एन एरर, ये हो सकता है। ठीक है, एक सेकेंड, यस, ये इसका हो सकता है, क्योंकि देखें यहाँ पे अगर वाई कंपनी इसके कस्टमर है, एक्स कंपनी सेलर है, यहाँ पे एक्स कंपनी दुकानदार है, वाई कंपनी कस्टमर है। ठीक है, तो सेलर का ही तो रिसीवेबल होगा ना वाई कंपनी, राइट, ऐसे ही है। तो अब समझें, अगर वाई कंपनी ने इसको 5 के बजाय 10,000 दे दिए, तो एक्स कंपनी की बुक में इसका अकाउंट क्या शो करा होगा? 5,000 क्रेडिट, क्योंकि इसका ये मतलब है कि हमने अब इसको देने हैं, समझे हम सेलर हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब कि अब 5,000 से इसका बैलेंस के आगे क्रेडिट आ गए, कि हमने इसको पैसे देने हैं अब, क्योंकि इसने डबल पेमेंट कर दी थी गलती से। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट बनेगा। मैं एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, ये किसकी बुक्स हैं? ये बुक्स हैं एक्स कंपनी की। ठीक है, तो एक्स कंपनी की बुक्स में क्रेडिट बैलेंस का ये मतलब है कि हमें जो है वाई कंपनी ने ज़्यादा पैसे दे दिए, और वाई कंपनी ने, इस अकाउंट का जो नाम है वो वाई कंपनी है। ठीक है, अब हमने वाई कंपनी को 5,000 वापस देने हैं, ये इसका मतलब है। ओके, ये बात समझ आइए आपको? जी सर, ठीक। ठीक है, तो ये इसके अंदर ट्रीटमेंट होगा। सारी बात डिपेंड करती है कॉन्सेप्ट पे, क्या कौन सा रिसीवेबल है, कौन सा कस्टमर है, किस चीज़ की यहाँ बात हो रही है, कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो सर हम, एक बार फिर रिपीट कर दें। जी जी, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इन रिसीवेबल लेजर ऑफ एक्स कंपनी। तो इन रिसीवेबल लेजर का ये मतलब है कि एक्स कंपनी यहाँ पे सेलर है, सामान बेच रही है, दुकानदार है। ठीक है, इन रिसीवेबल लेजर ऑफ एक्स कंपनी द अकाउंट ऑफ वाई कंपनी हैज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5,000। तो एक तो चीज क्लियर होगी कि ये सेलर है और वाई कंपनी कस्टमर है। ठीक है, तो इसके रिसीवेबल लेजर में वाई कंपनी का तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिसीवेबल तो डेबिट पे शो होता है, कि हम एक्स कंपनी वाई कंपनी का इंतजार करिए, कस्टमर का इंतजार करिए कि वो पेमेंट कब करेगा। लेकिन यहाँ पे तो क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस का ये मतलब है कि हमने किसी को पैसे वापस करने, उधार लिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल किसी से। ठीक है, तो इसका जो जी। स्टेटमेंट ये सी सही इसीलिए बन रही है कि वाई कंपनी ने 5,000 के बजाय 10,000 इसको दे दिए एक्स कंपनी का। तो इसका अब ये मतलब है कि हम्म। एक्स कंपनी ने या तो 5,000 के गुड्स इसको आगे जाके फ्री में देने, या फिर 5,000 अगर कुछ नहीं खरीदता ये वाई कंपनी एक्स कंपनी से, तो 5,000 एज इट इज इसको वापस देने। ओके, सर ये डी ऑप्शन आप काइंडली एक्सप्लेन कर दें। जी जी, मैं करता हूँ। देखें, वाई कंपनी हैज ओवर ड्यू बैलेंस ऑफ 5,000 ओइंग टू एक्स कंपनी। तो अगर एक्स कंपनी को इसका बैलेंस ओ करना है इसने, कस्टमर ने, तो फिर तो एक्स कंपनी के अकाउंट्स में इसका डेबिट बैलेंस आना चाहिए। ठीक है, देखें, वाई कंपनी हैज अच्छा ओवर ठीक है। ड्यू बैलेंस ऑफ 5,000, मतलब कि कस्टमर अब
पैसे देना चाह रहे हैं ना एक्स कंपनी को, तो एक्स कंपनी के जी बुक्स में क्या होगा, रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड पे। जी। ठीक है, तो डेबिट साइड, क्रेडिट पे तो ओके नहीं सर। आएगी एंट्री यहाँ पे, ठीक है। तो सी ऑप्शन इस जी केस में इसका करेक्ट होगा। जी ठीक है सर। जी, क्लियर है आपको चीज़ें यहाँ तक? ठीक है सर। ठीक है ठीक है, सर जी। तो अब्दुल्ला अभी तक हम यहीं पे रख रहे हैं क्लास, ठीक है, यहीं तक रख रहे हैं। और रिमेनिंग क्वेश्चन आप ट्राई करें। हमने तकरीबन घंटे में 20 ओके सर। क्वेश्चन अच्छे से समझे भी हैं और उनको प्रैक्टिस भी किया है। जो भी टॉपिक्स हमने नहीं किए उसको आप बेशक अभी इग्नोर कर दें, वो हम आगे जाके इंशाल्लाह कवर कर लें। ठीक है, ठीक है बाकी सर। आपको ठीक। कोई भी इशू आता है कॉन्सेप्ट में वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, और जी सर। इंशाल्लाह कल हम सेम टाइम पे